सो हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आईमेड फाउंडेशन। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा वन शॉट हर एक चैप्टर की। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था वन शॉट वर्क एनर्जी पावर का पार्ट ए हमने कंप्लीट कर दिया था। अब उसी वीडियो के हम पूरे न्यूमेरिकल्स लेके आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स एज वेल एज एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं बच्चों, नो नीड। हम आपको पूरा विद क्वेश्चंस हम आपको एक एक टॉपिक रिवाइज कराएंगे। अगर आपने पढ़ा है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो बिना किसी देर के, बट इससे पहले बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि वो भी आपके साथ प्रिपेयर कर पाए और आप अपने अपकमिंग बोर्ड्स के लिए बेस्ट से बेस्ट दे सके, ठीक है। और इस पीपीटी का आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले आ जाते हैं, पहला हमारे एग्जांपल्स का क्वेश्चन है। ये मेरा पहला एग्जांपल का क्वेश्चन है, ओके। तो हमसे बोल रहा है ए क्रेन पुल अप्स ए कार ऑफ मास 500 ग्राम टू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। हमें बोल रहा है कि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन, ठीक है। पहले हमें ये फाइंड आउट करना है, लिख लेते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो क्वेश्चन को, फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप पहले बनाओ इसका फिगर या फिर डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग एक क्रेन है, सपोज ये मेरी क्रेन है, सपोज ये मेरी क्रेन है और ये मेरी मशीन है क्रेन वाली। अब इसने एक कार को लिफ्ट किया है, इसने एक कार को लिफ्ट किया है जिसका वेट कितना है बेटा, जिसका वेट है 500 केजी, जिसका वेट है 500 केजी, ठीक है। इसका वेट है 500 केजी और इसको इसने लिफ्ट किया है, मतलब इसको ऊपर उठाया है 4 मीटर तक। कितने? 4 मीटर तक। मतलब कि उठाने से पहले कार यहाँ पे होगी, उठाने से पहले कार यहाँ पे होगी ना, ठीक। तो एक बात बताओ, जब कार यहाँ पे होगी तो उस कार पे क्या लग रहा होगा, उस कार पे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगता है बेटा, नीचे की तरफ। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बताइए क्लास, नीचे की तरफ तो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बात तो आप सबको पता है। हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को Fg से बता दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि नीचे की तरफ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक। देखो किसी भी बॉडी पे, इस अर्थ पे किसी भी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स उसके मास इनटू स्मॉल g के इक्वल लगता है। मतलब कि अगर इसका मास 500 kg है और इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज स्मॉल g, स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्मॉल g है ये, ठीक। और इसका मास कितना है 500 kg। तो इस पे टोटल फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नीचे की तरफ, वो कितना रहेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसका हो जाएगा, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू 9.8 इंटू 500। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्या लगेगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जरा एक बात ध्यान दो कि अगर क्रेन को, इस कार को ऊपर की तरफ खींचना है तो इसको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इसको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये कार को ऊपर की तरफ खींच पाएगा। तो मतलब क्रेन जो है, अगर इस क्रेन कार को ऊपर की तरफ खींच रही है तो क्रेन को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ना। ऊपर की तरफ अगर क्रेन खींच रही है तो इतना फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा तभी तो ऊपर खींच पाएगा, ठीक। तो क्रेन के द्वारा कार पे कितना फोर्स लगा, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, ठीक। तो फोर्स बाय क्रेन, फोर्स बाय क्रेन ऑन कार, कितना फोर्स लगा बेटा, ये लगेगा आपका 500
500 इंटू 9.8 ये फोर्स लगेगा क्रेन के द्वारा कार पे। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो तब आप वर्क डन का ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अदरवाइज अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं है तो आप लगाओगे एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब जरा यहाँ पे आते हैं। तो हमको यहाँ पे फोर्स मिल चुका है और हमसे बोला है कि क्रेन 4 मीटर ऊपर कार को लिफ्ट की है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमको मिल चुका है। तो बस अब फॉर्मूले में हम पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, वर्क डन हो जाएगा मेरा वर्क डन हो जाएगा 500 इंटू 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 40। अच्छा 9.8 लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में दिया है 10 यूज करने को तो आप डायरेक्ट 10 भी रख सकते हो। तो यहाँ अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्मॉल g की वैल्यू 10 यूज करिए तभी आप 10 यूज करिएगा, अगर नहीं बोला है तो आप 9.8 यूज करिएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला है तो हम 10 नहीं यूज करेंगे। चलो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2000 इंटू 9.8, 2000 इंटू 9.8। अब इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उतना जूल हमारा वर्क डन आ जाएगा जो कि क्रेन कर रही है कार को ऊपर उठाने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलो, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस ए बॉडी बाय ए डिस्टेंस of 2 meter at an angle 60 degree to its own direction, find the amount of work done। अब देखो इसमें भी क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कोई फोर्स है जो कि कोई बॉडी है, मान लो ये मेरी बॉडी है, कोई बॉक्स है, तो सपोज ये मेरा एक बॉक्स है। ठीक है, ये मेरा एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कितना? 10 न्यूटन का फोर्स। अब 10 न्यूटन का फोर्स की वजह से ये बॉक्स जो है वो, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है वो फोर्स के 60 डिग्री एंगल, फोर्स के 60 डिग्री एंगल में डिस्प्लेस कर रही है। मतलब कि ये बॉक्स फोर्स लगने के बाद इस तरफ गई। ठीक है, यहां पे बॉक्स पहुंच चुकी है। ठीक है, और ये मेरा फोर्स का ये मेरा फोर्स का एंगल हुआ, ये मेरा फोर्स का एंगल हुआ, ये फोर्स वाला एंगल है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। कितना बेटा? 60 डिग्री। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना, देखो क्या लिखा, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस ए बॉडी बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री टू इट्स ओन डायरेक्शन। मतलब कि फोर्स लगाने पे जो बॉडी है वो डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है जो कि 60 डिग्री एंगल पे है फोर्स की डायरेक्शन पे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हमको बस निकालना है वर्क डन। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स एफ डी कॉस थीटा। कब एफ डी कॉस थीटा लगाएंगे बेटा? जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो। ध्यान रखना, अगर एंगल 0 डिग्री है तभी तुम एफ डी लिख सकते हो। ठीक है, चलो फोर्स कितना है बेटा? यहाँ पे फोर्स है मेरा 10 न्यूटन, सिंपल क्वेश्चन है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? यहाँ पे 2 मीटर। कॉस, अब यहाँ पे देखो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जो कि होती है √3/2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। आई होप सो, नहीं तो 1 मिनट चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू कहते हैं जो कि है 1/2। ठीक है, अब ये 2 से 2 काट दीजिए, ये आपका 10 जूल आ जाएगा आंसर। 10 जूल ऑफ वर्क डन इस फोर्स के द्वारा इस बॉक्स पे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ए बॉय ऑफ मास 40 kg climb up a flight of 30 steps each of 20 centimeter high in 2 meters। ओके, हमसे बोल रहा है एक बॉय है, सपोज ये रहा मेरा बॉय, ये बॉय है
जिसका मास है सिर्फ 40 केजी। कितना है मास इसका बेटा? इसका मास है 40 केजी। इसका मास है 40 केजी और ये चढ़ रहा है एक सीढ़ी, ठीक है। सपोज ये मेरी सीढ़ी हो गई, ठीक है। ये टोटल 30 सीढ़ीज हैं। कितनी बेटा? 30। ये टोटल है 30, ठीक है। अब हर एक सीढ़ी जो है वो 20 सेंटीमीटर्स की है। कितनी? 20 सेंटीमीटर्स, ओके। तो हर एक सीढ़ी यहाँ पे ये है, एक सीढ़ी जो है वो है 20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलो कितना, और ये टोटल टाइम कितना लग रहा है इस लड़के को ऊपर चढ़ने में? इस लड़के को ऊपर चढ़ने में यहां से यहां तक में इसको 2 मिनट लग रहा है। इसको 2 मिनट लग रहा है, 2 मिनट, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहे हैं? एंड ए गर्ल ऑफ मास 30 kg। अच्छा अब एक लड़की भी आ गई, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई मेरी गर्ल, इसकी 2 चुंडियां निकाल लेते हैं, ओके। 2 ओके। मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा एडवांस है, तुम लोग मत समझना। अब एक लड़की है जिसका वजन है 30 kg, जिसका वजन है 30 kg। इसका 40 था, इसका 30। ये कैसी नाइंसाफी है, चलो कोई बात नहीं। 30 kg। अब देखो, अब ये सेम चीज कर रही है, सेम मतलब कि अब ये भी ऊपर सीढ़ी चढ़ रही है जो कि 30 स्टेप्स की है और हर एक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर की है, बट इसको चढ़ने में सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? इसको चढ़ने में सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट लग रहा है, 1.5 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा है, कंपेयर करना है हमको क्या? वर्क डन। किसका वर्क डन? इस लड़के का वर्क डन और इस लड़की का वर्क डन, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। वर्क डन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो। क्या? जब 0 डिग्री का एंगल हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर हम यहाँ पे फोर्स देखें तो फोर्स का डायरेक्शन बताइए क्लास। देखो यहाँ पे ना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, लड़के पे भी और लड़की पे भी लग रहा होगा ना। और यहाँ पे लड़के पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा? इस लड़के पे लग रहा होगा इसके मास इनटू स्मॉल g जितना ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो Fg इज इक्वल टू 40 इंटू स्मॉल g की वैल्यू मान लो तो यहाँ पे 10 लगती, तो 400 न्यूटन का फोर्स लड़के पे लग रहा होगा, ठीक है। सेम अगर हम लड़की की भी बात करें तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल कितना हो जाएगा? 30 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 300 न्यूटन। इतना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल लड़की पे लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों पे नीचे की तरफ इतने इतने फोर्स लग रहे हैं। अगर इनको ऊपर जाना है, इनको ऊपर जाना है तो इनको ये फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन मतलब इतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? इतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो ये जा पाएंगे, ठीक। तो लड़का कितना फोर्स लगाएगा कि जो आगे जा पाए? वो लगाएगा दिस फोर्स, और ये लड़की कितना लगाएगी? इतना फोर्स, ठीक है। अब चलो इसका वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला रख लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और क्या कहते हैं फोर्स के बीच में एंगल तो 0 है, ठीक। तो अच्छा इस तरफ फोर्स लगाएंगे ना सब, इनका फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा दोनों का, क्योंकि ये लोग स्टेयर्स चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे एंगल तो 0 है। जब एंगल 0 होगा बेटा तो हम सीधे फॉर्म लिख देंगे F इंटू डी, और फोर्स हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, लड़की का कितना है 400, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 30 इंटू 20 करेंगे ना, 30 इंटू 20 को 0.2 मीटर लिख दूं, कोई दिक्कत अगर किसी को, क्योंकि वो सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो 30 क्यों किया हमने, क्योंकि ये 30 कदम चला है और हर एक कदम 0.2 मीटर का था, इसलिए हमने टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ये किया। अब क्या करते हैं, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमको मिल जाएगा वर्क डन ऑफ
बॉय विच इज इक्वल टू 1200 जूल। चलो अब निकालते हैं वर्क डन ऑफ गर्ल। ठीक है, ये तो कितना आया था 1200 जूल आया था। वर्क डन ऑफ गर्ल निकाल लेते हैं। ठीक है, वर्क डन ऑफ गर्ल, अगर हम गर्ल की बात करें बेटा, अगर हम गर्ल की बात करें तो यहाँ पे बस हमको 400 को रिप्लेस करना होगा 300 से। तो 300 इंटू सेम चीज इंटू 3 करेंगे विच इज इक्वल टू 900 जूल। मतलब कि वर्क डन ऑफ गर्ल कितना आया था 900 जूल एंड वर्क डन ऑफ बॉय कितना आया था 1200 जूल। तो अब एक बात ध्यान दो कि लड़की को कम एनर्जी लगानी पड़ रही है उतने ही काम को करने में जितना लड़का कर रहा है। क्यों? क्योंकि लड़के का मास कम है, लड़की का मास कम है और लड़के का मास ज्यादा है, इसलिए ज्यादा मास वालों को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट है क्या कह रहा है, द पावर डेवलप्ड बाय देम, जी की वैल्यू 10 बोला है, द पावर डेवलप्ड बाय देम। अब हमको ना लड़का कितना पावर लगा रहा है और लड़की कितना पावर लगा रही है इसको भी कंपेयर करना है। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब देखो पावर कैलकुलेट करने के लिए तुमको पावर कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है बेटा, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अभी हमने निकाला कि जो लड़का था वो कितना वर्क डन कर रहा था, वो कर रहा था 1200 जूल वर्क डन। कितने टाइम में? 2 मिनट में। कितने टाइम में बेटा? 2 मिनट में। ठीक है, अब मिनट को हम कर लेते हैं सेकंड में कन्वर्ट, तो 1200 अपॉन 60 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए और ये सीधे सीधे इससे कट जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 वॉट। कितना आ जाएगा? 10 वॉट पावर आ जाएगा। पावर की यूनिट हो सकती है जूल पर सेकंड हो सकती है या फिर वॉट हो सकती है, तो मैंने वॉट लिख दिया था, आप इसको 10 जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, अब निकालते हैं पावर ऑफ गर्ल। पावर ऑफ गर्ल, तो पावर ऑफ गर्ल कितना हो जाएगा बेटा? सिंपल, हम अपना वर्क डन लिख देंगे। पहले वर्क डन कितना आया था? 900 जूल आया था लड़की का। अब कितने मिनट में? लड़की इसी काम को कर रही है 1.5 मिनट में, तो बस 900 अपॉन 1.5 इंटू 60 कर लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा बेटा? 0 से 0 कट जाएगा और अगर हम मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 90, एक 0 और ऊपर बढ़ा देते हैं, नीचे 15 इंटू 6 कर लेते हैं। क्या ये कटेगा? इसको टेबल को काट देते हैं, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 300 बार में। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या? हाँ, ये इससे कट जाएगा 2 बार में। ओके 10। ओके, तो यहाँ पे भी हमको 10 ही मिला, यहाँ पे भी हमको 10 वॉट ही मिला। क्या ये दोनों सेम आ रहा है? 15 छक्का 90 तो दिख ही रहा था। चलो अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, मतलब कि लड़की और लड़का दोनों का ही पावर सेम है। क्या है? सेम है, पावर में कोई डिफरेंस नहीं। चलो इसको नोट डाउन करने दो, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? A force of 15 Newton is required to pull up a body of mass 2 kg, बहुत बढ़िया फिगर दे दिया है, 2 kg through an incline at a distance of 5 meter along an inclined plane making an angle 30 degree to its horizontal as shown in figure. Calculate the work done. Calculate the work done by the force in pulling the body. चलो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे mg भी दी है, नीचे की तरफ mg लग रहा है। देखो हमको निकालना है द वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी। ठीक है, ये तो आसान है, इधर फोर्स लग रहा है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो इधर फोर्स लग रहा है ना, ये वाला फोर्स लग रहा है इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो बॉडी को खींचते समय जो फोर्स लग रहा है उसका वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो पुलिंग फोर्स वर्क डन, पुलिंग फोर्स वर्क डन
अगर हम पुलिंग फोर्स वर्क डन निकालेंगे तो कितना होगा बेटा बताइए। सिंपल सा फॉर्मूला है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है तो F इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, फोर्स कितना होगा बेटा 15 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, हमको 75 जूल दिख जाएगा एनर्जी, 75 जूल एनर्जी लग जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी, नीचे की तरफ ये बॉक्स कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील करेगा, नीचे की तरफ ये बॉडी कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील करेगा। अभी इससे पहले मैंने बताया था सेकंड वाला पार्ट कितना लगेगा, बताओ जल्दी से क्लास, वो हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू मास इनटू जी। अब मास कितना है इसका, मास दिया है, मास 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 2 kg मास है, और g की वैल्यू क्या बोला है, कुछ नहीं दिया, हम 10 लेते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने 10 लिया है, आप लोग 9.8 भी ले सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के खींच रही है। ठीक है, चलो तीसरा क्या बोला है, द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब बोल रहा है कि ये जो नीचे जो फोर्स खींच रहा है ये कितना वर्क डन कर रहा होगा इस बॉक्स पे, जब बॉक्स यहां से यहां चली गई। क्या बोल रहा हूं, फिर से बताता हूं, ये पूछ रहा है बेटा ये वाला पार्ट कि ये वाला देखो, इस बॉक्स पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा ना, लेकिन तब भी बॉक्स यहां से लेके यहां तक गया ना। तो अब हमसे पूछ रहा है कि जब इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा और तब भी ये बॉक्स जब यहां से यहां गया है, तब बताइए इस नीचे वाले फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया जा रहा है। ठीक है, चलो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इसी फॉर्मूला में पुट करना है। इसको पहले इरेज कर देता हूं मैं। देखो हमने निकाला था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस पे कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो हमको ऐसा कंपोनेंट निकालना होगा जो देखो फोर्स का डायरेक्शन है ये फोर्स का, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो हमको ऐसा निकालना होगा, जरा रुको, अगर मैं इसका ऐसा कंपोनेंट निकाल लूं जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, मतलब कि फोर्स का वो पार्ट निकाल लूं जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, तब मैं इसको फाइंड आउट कर पाऊंगा। क्योंकि वर्क डन तभी निकलता है बेटा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हो। ठीक है, जैसे इस वाले को हमने कैलकुलेट किया था पहले वाले में, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में था, मैंने तुरंत वर्क डन कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन अगर हम सेकंड पार्ट की देखें जिसमें फोर्स नीचे की तरफ है, वर्क डन इस तरफ है, तो हमको वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। अब ये यहाँ पे वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सोचो। देखो अगर हम ट्रायंगल एबीसी की बात करें, ट्रायंगल एबीसी, अगर हम ट्रायंगल एबीसी की बात करें बेटा, तो इस देखो ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मैं लिखूं साइन थीटा, क्या लिखूं बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, बीसी है, क्योंकि देखो जब यहां से उठ के बॉक्स यहां पे चला जाएगा तब भी तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, इसी डायरेक्शन में लगेगा ना। ठीक है, तो BC अपॉन H की वैल्यू क्या है, AB। इस चीज को अच्छे से थोड़ा समझो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो बॉक्स यहाँ से यहाँ गया तो अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन जब बॉक्स यहाँ से यहाँ गया तो ये वाला फोर्स है वो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो हम इन दोनों वैल्यू से वर्क डन नहीं निकाल सकते, हमको क्या चाहिए कि ये वाला फोर्स इसी की डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो जो AB वाला पार्ट है, अगर हम AB को निकाल ले, हमको पता है कि इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर हम AB को निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि वर्क डन कितना है। तो हम बस इस AB को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AB को अगर देखें तो AB F इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
और ए बी को निकालना है। ए बी इक्वल टू अगर हम देखें ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ए बी कहाँ गया, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई, BC की वैल्यू mg, BC f लिख देता हूं और साइन थीटा नीचे, ठीक है। तो मेरे पास ए बी की वैल्यू आ गई जो कि है f अपॉन साइन थीटा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो f अपॉन अगर हम 1/2 कर लें और ये ऊपर चला गया तो ये 2f हो जाएगा, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू 2f आ गया, AB इक्वल्स टू 2f। अब वर्तन के फॉर्मूला में रख लीजिए, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू कितना इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था 20 और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रही थी ये 5, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 40 इंटू 5 मतलब 200 जूल। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो अकाउंट द डिफरेंस इन आंसर पार्ट 1 एंड पार्ट 3। पार्ट 3 और पार्ट 1 में वर्क डन का डिफरेंस कितना है बेटा, यहाँ पे आपका 135 जूल का डिफरेंस है, 135 जूल का डिफरेंस है आपके थर्ड एंड फर्स्ट में, ठीक है। चलो an electric motor of power 100 watt is used to drive the stirrer in a water bath if 50% of the energy supplied to the motor is spent in stirring the water, calculate the work done on water in 1 minute। सिंपल हमें पूछा है वर्क डन पूछा है, हमको पता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, हमको टाइम दे दिया है, हमसे वर्क डन पूछा और पावर बोला है कि 100 वाट का मोटर है जिसमें से 50% सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब सॉरी इसको नहीं, अगर हम पहले पावर ही निकाल लेते हैं, था 100 वाट का जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 50% यूज हो रहा है, कितना हो रहा है बेटा 50%, मतलब कि 50 वाट। तो पावर कितना, देखो 100 वाट का मोटर है लेकिन उसका पावर लग कितना रहा है, सिर्फ और सिर्फ 50 वाट, ठीक है। तो 50 वाट पावर आ गया। अब हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 50 इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम कितना है 1 मिनट, तो इनटू 60 कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आ जाएगा 3 5 6 30 और 2 जीरो और बढ़ा लो, 300 जूल आ गए, या फिर 3 किलो जूल भी कह सकते हो इसको, ठीक है। ये आपका हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन और है फिर हमारा एक्सरसाइज 1 2 3। चलो ए मैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इन पुलिंग ए कार्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड 16 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द पावर। लेट्स अगेन क्लास कैलकुलेट द पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको स्पीड दिया है कितना, स्पीड दिया है 16 मीटर पर सेकंड, स्पीड दिया है 16 मीटर पर सेकंड, फोर्स दे दिया है 200 न्यूटन, ठीक है। अब देखो पावर निकालने के लिए हमको चाहिए वर्क डन, तो हमें फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लूं तो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को देखें बेटा, तो ये अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को एक और चीज लिखते हैं जो कि क्या है, फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं ना। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो फोर्स दिया है और स्पीड दिया है, तो मे भी हो सकता है कि ये स्पीड ना हो के वेलोसिटी हो, ठीक। तो हमको निकल जाएगा पावर इज इक्वल्स टू कितना 200 इंटू 16, कितना हो जाएगा ये 3200 जूल, सॉरी वॉट या फिर जूल पर सेकेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The work done by Hert in 1 joule per beat. Okay, the work done by Hert is 1 joule per beat. Calculate the power of Hert if it's beat 72 times in 1 minute. तो हमसे बोल रहा है कि एक बार दिल को धड़कने में 1 जूल एनर्जी लग रहा है और 1 मिनट में 72 बार दिल धड़क रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि तुम बताओ कि 1 मिनट में वो कितना एनर्जी वो लगाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या कैलकुलेट, अच्छा पावर कैलकुलेट करना है, सिंपल क्वेश्चन है। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना कर रहा है, एक बार धड़कने के लिए 1 जूल वर्क डन कर रहा है और धड़क कितनी बार रहा है 72 टाइम्स, तो कितना वर्क डन करेगा 72 जूल।
अपॉन टाइम कितना लिया 60 मिनट 60 सेकेंड्स। अब बस इसको डिवाइड कर दो, मेरे हिसाब से ये कट जाएगा कितनी बार में 1.2 हाँ 1 नहीं 1.2 1 6 इसको काट देंगे 1 बार में कट जाएगा, कैरी 2 कट जाएगा 12 आएगा 12 अच्छा 12/10 अच्छा 1.2 जूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस 5 किलोवाट इन जूल। देखो किलोवाट है क्या, किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर है, ये एनर्जी है। क्या है ये एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी को पावर में कन्वर्ट करना है, एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना है। देखो 5 किलोवाट आवर है ना, देखो 5 किलोवाट आवर अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल इंटू आवर कितना होगा 60 इंटू 60 ये कितना आएगा, ये 60 मिनट्स है और ये 60 सेकेंड्स है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आएगा 36 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ये कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और है, the energy of an electron is 4 electron the energy of an electron is 4 into 10 to the power minus 19 joule expressed in electron volt। ठीक है, देखो हमसे क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है बेटा 4 into 10 to the power minus 19 जूल, ठीक है। एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। हमको क्या पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल होता है, ये हमको पता है, ठीक है। ये हमको पता है, क्या पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल होता है, ठीक। अब यहाँ देखो हमसे बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है, इसको कन्वर्ट करना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर इतनी एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है और हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें इससे तो हमको मिल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सिंपल हम डिवाइड कर लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा आपका 4 into 10 to the power minus 19 जूल अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। अब बस इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो सारे मेरे एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हो गए बेटा, ठीक है। सारे एग्जांपल्स के क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है एक्सरसाइज वाला पार्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड बी देयर, क्योंकि ये एक्सरसाइज वाले पार्ट में हम टोटल आपको सारे रियल एग्जांपल्स के साथ हम एक्सरसाइज कराने वाले हैं। तो कोई भी टेंशन नहीं होने वाले कि सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हर एक क्वेश्चन की हमने आपके लिए बना के लाए हैं पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज वाली, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है बेटा। तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भूले ना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।